इस मामले को? मैं इस हल्के की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगी। इतना सपोर्ट उन्होंने हमें दिया और इतना प्यार दिया और एक रिकॉर्ड हमने सेट किया है 63,500 वोटों का, मैं 63,611 वोटों का। और अगर आप पूरे हरियाणा में देखें, सबसे वो जो 3 सीट हैं जिनमें सबसे कम मार्जिन रहा, दादरी की भी सीट उन्हीं में है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने विकास के नाम पे वोट दिया, ये वो लोग हैं जिन्होंने बदलाव के नाम पे वोट दिया, ये वो लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो इस सरकार में बढ़ता जा रहा है उसके खिलाफ वोट दिया, ये वो लोग हैं जो चाहते थे दादरी में हमारे बच्चों के लिए बढ़िया स्कूल कॉलेज बने, यहाँ की सिविल व्यवस्था के बारे में कुछ किया जाए, यहाँ पानी की जो किल्लत है उसके बारे में कुछ किया जाए। तो मैं इन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ तहे दिल से। संघर्ष हमारा जारी रहेगा और मैं ऐसे ही दादरी की जनता की आवाज़ उठाती रहूँगी और उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहूँगी। ये हमने भी देखा, जैसे कि राउंड 2 में एक मशीन थी जिसमें 100% वोटिंग दिखाई गई। जी आप जानते हैं ये पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार 5,000 पे भी रिकाउंटिंग होती है, पर जब हमने एसडीएम साहब को कहा कि आप रिकाउंटिंग करवाइए तो उन्होंने साफ मना कर दिया, जबकि गैप बहुत कम था, 2,000 से भी कम का गैप है। तो ये मुद्दे हैं। प्रशासन को जब बार बार इतला की गई कि यहाँ शराब का ट्रक खड़ा है, कोई कार्रवाई नहीं की गई और पक्षपात तो रहा ही। पर चलिए, अब हमने इलेक्शन कमीशन को भी चिट्ठी लिखी है इस रवैये के बारे में। कुछ बूथों पर, मैं नाम भी बताऊंगी, कुछ बूथों पर ऐसे लोगों की ड्यूटी लगाई गई जो दादरी के ही हैं। एक रूल है कि आपको आपके हलके में ड्यूटी नहीं लगाई जाती, पर मैं नाम के साथ ऐसे कर्मचारियों थे जो दादरी से ही थे और जो लगातार संपर्क में थे बीजेपी के उम्मीदवार में, उनकी दादरी में ही ड्यूटी लगाई गई। तो इससे भी जिस प्रकार से ये पूरा चुनाव की प्रक्रिया थी, इस पे क्वेश्चन मार्क लगाता है कि ये कितना निष्पक्ष रहा। आपने देखा होगा मशीन में जो वोट थी, किसी एक भी मशीन को नहीं रद्द किया गया। जो मशीन 100% वोटिंग भी दिखा रही थी उसको भी रद्द नहीं किया गया, पर छोटे छोटे बहाने लेकर इन्होंने इतने सारे बैलेट पेपर रद्द कर दिए। तो ये भी इनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। अभी जैसे सरकारी कर्मचारियों को ये मुद्दा उठाना चाहिए क्योंकि उनकी भी वोट कीमती है। यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं 600 से ऊपर इन्होंने बैलेट पेपर रद्द कर दिए, तो ये भी इनकी निष्पक्षता पे सवाल उठाता है। मैं ये भी पूछना चाहूँगी, जब इन्होंने पाया कि 100% वोटिंग एक मशीन में है, उस मशीन को क्यों नहीं रद्द किया वहाँ पे? और एसडीएम ने रिकाउंटिंग क्यों नहीं करवाई? एसडीएम से 2 बार दरख्वास्त की गई पर एसडीएम ने रिकाउंटिंग के लिए मना कर दिया और एक ये कहा कि ये ऐसा इतने मार्जिन में रिकाउंटिंग नहीं होती। बाहर आके, क्योंकि हमारे पास हमारा फ़ोन नहीं था, बाहर आके हमें पता चला कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और 5,000 6,000 तक में, उससे भी ऊपर तक में रिकाउंटिंग हो सकती है। तो इसके खिलाफ भी हमने, रिटर्निंग ऑफिसर की जो भूमिका रही, इसके खिलाफ भी हमने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा रोष है क्योंकि जैसा उन्होंने सोचा था परिणाम उसके अनुकूल नहीं रहे, जबकि व्यवस्था जो है दिख रही थी। उन कार्यकर्ताओं के लिए आपका कोई संदेश? मैं ये कहूँगी कि आप हिम्मत ना हारें और संघर्ष ऐसे ही करते रहें, एक दिन हमारा भी आएगा। और आप इस इलाके में ही देख लीजिए, दादरी में कांग्रेस ने बड़ा ही साफ सुथरा चुनाव लड़ा, जबकि जो विपक्षी दल थे, विपक्षी पार्टी थी, उन्होंने किस तरह से, अब एक सर्वमित्र जी हैं जो बड़े जाने माने पत्रकार हैं जिन्होंने रानिया से चुनाव लड़ा, उन्होंने खुद इंटरव्यू में कहा है कि शराब और पैसे का आखिर के 3 दिनों में एक तांडव रचा गया। और मेरे ख्याल से ये भी एक प्रकार का रिकॉर्ड ही है, इतनी शराब और इतने पैसे बांटे गए। और जब प्रशासन को खबर इन्फॉर्म भी किया गया कि उस जगह शराब का ट्रक खड़ा है, तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बार शराब गाड़ियों में नहीं, ट्रकों में भिजवाई गई, तब भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये भी प्रशासन के रवैये को दर्शाता है कि निष्पक्ष नहीं रहा प्रशासन। मैम, लोगों के बीच एक बात है कि मनीषा सारवार लगभग 164 वोटों से जीती हुई है, अगर रिकाउंटिंग करवाती, क्या मानती है अपनी तरफ से भी कोई? देखिए, 1 घंटे के लिए काउंटिंग बंद कर दी गई, बहाना ये दिया गया कि हम लंच करें, जबकि सब लंच कर चुके थे। ये 3 बजे की बात है, 1 बजे सबके पास लंच के पैकेट पहुंच चुके थे। 3 बजे इन्होंने काउंटिंग बंद करवाई।
1 घंटे के लिए। और ये वो समय था जब हमें बढ़त मिलनी शुरू हो गई थी। तब अब्रप्टली इन्होंने बिना, एसडीएम साहब ने बिना किसी से विचार विमर्श किए काउंटिंग बंद करवाई। ये आरओ थे, रिटर्निंग ऑफिसर। और उसके बाद जिस तरह से रिजल्ट आया, आपने देखा होगा, पुलिस ने महिलाओं को घसीटा, महिलाओं पे ही लाठीचार्ज हुआ। वहाँ पे और जो गुंडाई एलिमेंट थे उनको पुलिस ने हाथ तक नहीं लगाया। तो इस बर्बरता से कांग्रेस के वर्करों के साथ इन्होंने बर्ताव किया। पर कोई बात नहीं, हम चुनाव आयोग से गुहार लगा रहे हैं, उनको चिट्ठी लिखी गई है। और मैं दादरी की जनता का ऑन अ पॉजिटिव नोट धन्यवाद करना चाहूँगी। इतने रिकॉर्ड नंबर ऑफ वोट्स शायद आज तक इतिहास में किसी को नहीं मिले। यहाँ पे तो 45-46 हज़ार का रिकॉर्ड था और रिकॉर्ड नंबर लोगों ने हमें समर्थन दिया, हमें सपोर्ट दिया। हमारे जो साफ़ सुथरा चुनाव का जो हमारा अभियान था उसमें हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ जुड़े रहे। मैं ख़ास तौर से महिलाओं का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। इस बार रिकॉर्ड नंबर महिलाएं, आपने देखा होगा, हमारे सारे प्रोग्रामों में आई, शामिल हुई। मुझे याद है, मैं एक गांव में थी, बिलोटा गांव में गई थी, तो महिलाओं ने बताया कि पहले जब भी पॉलिटिकल मीटिंग होती थी हमेशा वहाँ पे पुरुष होते थे, महिलाएं नहीं होती थी। इस बार आप देखिए कितनी महिलाएं, जब मैं बिलोटा गांव पहुँची कितनी महिलाएं वहाँ पे थी, कम से कम 300-400 महिलाएं वहाँ पे थी। तो मैं इसको अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ। ये भी एक कदम है महिला सशक्तिकरण की ओर। मैं एक बात और जो सुनने में आ काफी रही है। वायरल है, उसको भी आप कितना सच मानते हो आपको लेकर? कौन सी? एक ऑडियो आई हुई है कि भी मनीषा को वोट नहीं दे रहे, सतपाल के लड़के को वोट डाल रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कुछ लोगों ने अपनी ही पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश की निजी स्वार्थ को लेकर, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और पार्टी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। दादरी क्योंकि जो डिफरेंस है, मार्जिन है, बहुत ही कम है। 1900 वोट हैं और 800-900 वोट इधर हो जाती तो उसी से फ़र्क पड़ जाता, परिणाम बदल जाता। तो पार्टी इन हरकतों का ज़रूर संज्ञान लेगी। लोगों के बीच एक आम बात चली हुई है कि कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी को हरवाने के लिए कुछ नेताओं की भी बोली लगी है, इसमें कितनी आप सच्चाई मानते हैं? ये आप उनसे पूछिए। और जिस तरह से काउंटिंग रूम में उनकी हरकतें थी उससे साफ जाहिर है कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, केवल एक नेगेटिव कैंपेन चलाना चाहते थे। और कैसे इनके एजेंट वर्कर मिले हुए थे। देखिए, हम तो यहाँ, हमारे लिए राजनीति समाज सेवा का एक माध्यम है। हम तो यहाँ आए थे बदलाव के लिए कि यहाँ पे अच्छे सरकारी कॉलेज नहीं है। अब आप देखिए, जनता कॉलेज एक प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पे काउंटिंग हुई, सरकारी कॉलेज में होनी चाहिए थी। यहाँ पे सीवर व्यवस्था ठप है, यहाँ पानी की किल्लत है। अब आपने देखा होगा, चुनाव जीतने के बाद जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, जो विधायक बने हैं, उनकी स्पीच किस पर थी? ना उन्होंने सीवर व्यवस्था की बात की, ना उन्होंने एजुकेशन की बात की, ना उन्होंने स्कूल कॉलेज खुलवाने की बात की, ना उन्होंने सड़कें बनवाने की बात की। उन्होंने बात की तो हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, जो एक बहुत ही घमंड भरी बात थी। उन्होंने बात की हम क्रशर जोन में ये करवाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े सेठ वहाँ क्रशर जोन में काम करते हैं। आम आदमी के क्या उन्होंने मुद्दे उठाए? आज आम आदमी के मुद्दे क्या है? सीवर, पानी, बिजली, ये मुद्दे उन्होंने उठाए ही नहीं। तो ये दिखाता है किस दिशा में उनकी सोच जा रही है, क्या उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी। मनीषा जी, दिन रात लोगों ने काफ़ी मेहनत की है आपको जिताने के लिए और काफ़ी लोग आपके साथ खड़े रहे, जनता ने भी काफ़ी ज़्यादा प्यार आपको दिखाया। आगे 2029 के चुनाव के लिए आपकी क्या तैयारियां हैं? 2029 का चुनाव हम इससे भी मजबूती से लड़ेंगे और 4.5-5 साल का जो ये अंतराल है, इसमें दादरी की जनता की मैं बुलंद आवाज़ बनती रहूँगी और ऐसे ही दादरी की जनता के साथ किसी भी तरह का हम पक्षपात नहीं होने देंगे। पक्षपात होता रहा है दादरी की जनता के साथ। और जो दादरी में जो प्राथमिक सुविधाओं की कमी है, उसकी जो किल्लत है, एक शहर में क्या होना चाहिए कि भाई कम से कम साफ़ पानी मिले, कम से कम गलियां साफ़ सुथरी हों, कम से कम हर गांव में बसें पहुंचें। इसके लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे। एक मैसेज सर्कुलेट हुआ था व्हाट्सएप पर जिसमें लिखा गया था कि अगर डॉक्टर मनीषा सागवान के कार्यकर्ताओं को टारगेट अगर किया जाता है, वोटरों को अगर टारगेट किया जाता है, तो नंबर भी उसमें दिए गए थे कि उनके आप संपर्क करें। इस बात के लिए कुछ कहेंगे? अभी भी जब मैं मीटिंग ले रही थी, आपने देखा होगा, एक सरपंच साहब थे, वो बता रहे थे कि उनको फ़ोन आया था धमकी भरा। तो ये इनके हथकंडे हैं, ये डर और भय की राजनीति करना जानते हैं।
बहुत सरपंचों को डराया गया, धमकाया गया, उनको ब्लैकमेल किया गया। किसी के ऊपर कोर्ट केस है तो उन्हें कहा गया कि भाई तुम्हारे कोर्ट केस दोबारा खुलवा देंगे, या इस तरह से। तो डर और भय की राजनीति इन्होंने की है, सकारात्मक राजनीति नहीं की, पॉजिटिव राजनीति नहीं की, और इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। मैं अपने वर्करों को अपने परिवार का सदस्य मानती हूँ, और आज जैसे कि आप परिवार के लोगों के सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते हैं, हम उनके साथ खड़े रहेंगे और कोई भी अन्याय उनके साथ नहीं होने देंगे। ईवीएम को लेकर लोग मैडम रोड पर उतरे हुए हैं, क्या मानते हैं कि ये मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, तो क्या दोबारा से चुनाव हो सकते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में भी देखा हमने, बिहार में भी देखा, और हम तो पहले ही कह रहे थे, जहाँ भी डिफरेंस 3-4 हज़ार 5 हज़ार का होता है वहाँ पे ये इस तरह से हालात बनाते हैं कि बीजेपी का उम्मीदवार ही जीते। और यहाँ पे भी एक ईवीएम, जैसे कि आपने देखा, उसमें 100% वोटिंग थी, एक ईवीएम पे सिग्नेचर नहीं थे, जबकि सिग्नेचर होने चाहिए, सील नहीं थी, पर प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। तो आप बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े देश हैं, चाहे अमेरिका हो, वहाँ पे बैलेट पेपर से वोटिंग होती है। उनके पास तो सारे हमसे ज़्यादा पैसा है, वो चाहें तो वो भी ईवीएम लगा सकते हैं, पर वो ईवीएम को इस्तेमाल करके देख चुके हैं, और ये एक फुल प्रूफ तरीका नहीं है। बैलेट पेपर उनको भी बढ़िया तरीका लगा लोगों का मत जानने के लिए। तो मुझे लगता है दोबारा बैलेट पेपर इस देश में आना चाहिए। जापान में सबसे पहले ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था, आज जापान भी ईवीएम को रिजेक्ट कर चुका है। मैम, सुनने में आया है कि आप ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता देखने वाली है, क्या लगता है आपका, क्या कोई ऐसा कदम उठाने वाली है, या फिर आपको न्याय मिलने की कहीं ना कहीं? देखिए, कांग्रेस पार्टी इसके लिए कदम उठा रही है, और राहुल गांधी जी बड़े ही इन्होंने वो गुहार लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट में कि ईवीएम को हटाया जाए और दोबारा बैलेट पेपर लाया जाए। तो फिलहाल कांग्रेस में मैडम इसको लेकर किस प्रकार से मानते हैं कि जो ईवीएम है वो बैन होनी चाहिए, क्योंकि 2000 अब जो घोटाले सामने आ रहे हैं, 2029 में भी घोटाले होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाएगी। एक के बाद एक आप देखिए, इतने बैलेट पेपर रद्द कर दिए गए, पर जिन मशीनों में गड़बड़ी थी वो मशीनें रद्द नहीं की गई। छोटे छोटे बहाने बना के इन्होंने 700-800 से भी ऊपर बैलेट पेपर रद्द किए, पर मशीनें रद्द नहीं की गई। एक भी वोट जो मशीन पे, ईवीएम पे वोट डली, वो रद्द नहीं हुई। केवल बैलेट पेपर जो कि सरकारी कर्मचारियों की वोटें थी, उनको रद्द कर दिया गया। उनकी भी वोट इतनी ही कीमती थी। सरकार को पहले से ही अंदाजा था सरकारी कर्मचारी हमारे खिलाफ हो गए हैं, तो सोची समझी चाल के तहत इन्होंने इतने बैलेट पेपर रिजेक्ट किए। तो निष्पक्षता कहाँ रही फिर चुनाव में? तो अवश्य ही जब इतने बड़े बड़े देश, इतने विकसित देश जो हमारे से 20-30 साल आगे चल रहे हैं, जब वो ही ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करे, तो मुझे समझ नहीं आता कि भारत में हमें ईवीएम इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है। क्या प्रदेश कांग्रेस प्रदेश के बदलने की चर्चा चल रही है, क्या मानते हैं इस पर? ये तो इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। जैसे नायब सैनी है, उनकी बार-बार तारीखों में बदलाव किया जा रहा है, इसको लेकर क्या मानते हैं आप, जो शपथ ग्रहण है? इसमें खुद बीजेपी में एक आंतरिक कलह उत्पन्न हो चुका है। 8 तारीख को रिजल्ट आया, तो पहले कह रहे थे कि 12 तारीख को मुख्यमंत्री शपथ ले लेंगे, फिर 15 तारीख का पता चल रहा है कि 15 को भी नहीं, 17 तारीख को। ये खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं किसको मुख्यमंत्री बनाए। और अब आप देखिए, आज भाजपा में जो लीडर हैं, क्या भाजपा एक वही भाजपा है? वही किरण चौधरी जी जो पहले कांग्रेस में थी, आज वही भाजपा की लीडर बन गई हैं, जिन्होंने 30 साल कांग्रेस की राजनीति की, अचानक उन्होंने वो भाजपा की वो लीडर बन गई है। वही, और भी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। तो अब भाजपा भी वो भाजपा नहीं रही। और मैंने देखा है, भाजपा अपने जो पुराने वर्कर हैं उनको प्राथमिकता ना देकर जो नए नए लीडर कांग्रेस से जा रहे हैं उनको प्राथमिकता दे रही है। मैम, चुनाव के दिन निर्दलीय प्रत्याशी का कांग्रेस पर आरोप लगाना कि उनके कपड़े फाड़े गए, फिर ऑडियो वायरल होना कि मनीषा जी को वोट नहीं देंगे, फिर समस्तीपुर से कुछ चर्चाएं आती हैं, तो आप क्या मानते हैं हार का कारण? आपने देखा होगा, एक सोची समझी चाल थी। काउंटिंग रूम में आप देखते ये सभी लोग इकट्ठे बैठे थे, और जब इन्होंने खुद ही फ़ोन कर के बीजेपी प्रत्याशी की वोट डलवाई है, तो इनका जो मास्टर प्लान था, गेम प्लान था, ये सबको जग जाहिर है। और ये चाहते नहीं थे यहाँ पे कोई साफ सुथरी राजनीति करने वाला, विकास की बात करने वाला उभरे। शायद यही कारण रहा होगा, वरना और क्या कारण है? कोई इनसे दुश्मनी नहीं। और ऐसी बात है तो इन्होंने FIR क्यों नहीं दर्ज करवाई? क्योंकि इनके पास कोई तथ्य नहीं थे, कोई प्रूफ नहीं थे। ये केवल और केवल दोषारोपण कर रहे थे, पब्लिसिटी में आने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए। तो बिना तथ्य की ये बात कर रहे थे, और केवल चुनाव
का जो माहौल है उसको बिगाड़ना चाहते थे। इनको पसंद नहीं थी साफ सुथरी राजनीति। कल तक जो कांग्रेस पर आरोप लगाते थे फूट का, तो आज कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर भी फूट देखी जा सकती है। किसको बिल्कुल, आप लोगों को ये मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि हमेशा कांग्रेस में फूट की बात की जाती है। क्या ये नहीं दर्शाता कि आज बीजेपी जो कहती है हम बहुत ही अनुशासन वाली पार्टी हैं, आज ये इतने दिन हो गए, आज 12 तारीख है, ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, शपथ ग्रहण समारोह नहीं करवा पा रहे। मैम, आज हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष के तौर पर उभर के सामने आई है। ऐसे में हमेशा बीजेपी टारगेट करती रही है संगठन को लेकर। क्या इन सभी सवालों का जवाब अब की बार कांग्रेस दे पाएगी? जी बिल्कुल, और जल्द ही संगठन बनेगा कांग्रेस का, और बिना संगठन होते हुए भी बहुत ही मजबूती से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा। और कारण इसका ये है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल हमेशा बहुत ऊंचा होता है, क्योंकि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की सुनवाई है, जबकि बीजेपी में कुछ गिने चुने लीडर्स की सुनवाई होती है, कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं है। तो कांग्रेस एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और आगे भी जो जो डिमांड कार्यकर्ता रखेंगे उसके हिसाब से काम होंगे। दादरी की जनता के लिए अंतिम में क्या संदेश देना चाहिए? मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी वोटों से मुझे सेकंड नंबर पे वो लेकर आए। आज हम सेकंड पोजीशन पे हैं। मैं अपने आप को हारा हुआ नहीं, मैं तो जीता हुआ मानती हूँ। और पूरे हरियाणा में सबसे कम मार्जिन की अगर जो 3 सीटें हैं, दादरी आज उनमें है। तो मैं महिलाओं का, अपने नौजवान साथियों का, बुजुर्गों का, सभी का, 36 बिरादरी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। आखिरी सवाल मैम, पार्टी के उन कार्यकर्ताओं ने जो भित्तिराघात किया है, पार्टी को हराने के लिए साजिशें रची हैं, उन नेताओं को लेकर क्या हाईकमान के पास आप कोई शिकायत लेकर जाने वाली है? हाईकमांड अवगत है इन सभी से, और जल्द ही एक कमेटी बिठाई जाएगी, डिसिप्लिनरी कमेटी, जिसमें हाईकमांड निर्णय लेगी। थैंक यू मैम। थैंक यू।